बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ गाजी खान साहब सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका से मौजूद हैं और हमने ये सिलसिला वीडियोस का शुरू किया है ये देखते हुए कि पाकिस्तान की कौम जो है इस वक्त सख्त परेशानी में है। बिजली महंगी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि वो ना आम आदमी अफोर्ड कर सकता है ना इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है। इंडस्ट्री पर अब सुपर टैक्स भी लगा दिया गया है 10%। तो इंडस्ट्री वैसे ही पहले ही चीख रहे थे कि उनके लिए बड़ा मुश्किल था काम करना, अब 10% और लगा दिया गया है और वो उन्होंने ये पास ऑन कर देना है आम आवाम के ऊपर। तो 10% और आवाम के ऊपर जो है महंगाई का बोझ आ जाएगा। ये कल ही अनाउंस किया है हुकूमत ने। इसके अलावा उससे पहले महंगाई जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि जो गरीब आदमी है वो 2 वक्त की रोटी नहीं अपने बच्चों को दे सकता। और इसी तरीके से मिडिल क्लास जो है वो हैंड टू माउथ हो चुकी है। वो अगर अपने बच्चों को रोटी खिलाएं तो वो घर का किराया नहीं दे सकते, घर का किराया दें तो वो बिजली और गैस के बिल नहीं दे सकते, और अगर बिजली और गैस के बिल देते हैं तो बच्चों की फीसें नहीं दे सकते। तो मिडिल क्लास भी बहुत बुरी तरह परेशान है। ये सारे जो चीजें हैं इनके ऊपर बहुत सारे जो हमारे इस तरह के प्रॉब्लम्स ये महंगाई की वजह से और नाअहली की वजह से और जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मुल्क में पैदा हुए हैं, इनके ऊपर बात करने के लिए और इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए हमने ये वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया है। आप इससे पहले हमारी 3 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें कि हमने सस्ती एनर्जी देने की बात की, जिसमें हमने डस्ट कंट्रोल की बात की, एनवायरनमेंट को साफ करने की बात की, और हमने ये बात की कि मेरिटोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान में किस तरीके से लाई जा सकती है कि मेरिट पर जो है वो तमाम अपॉइंटमेंट्स हों, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हैं। और आज इस सिलसिले में हम सबसे इम्पोर्टेंट अपनी वीडियो करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कि हम किस तरीके से इस बहुत ज्यादा होती हुई महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर हमने सारे मुल्क की गुर्बत को एक नज़र देखना हो तो उसमें ये है कि हमारे 60% लोग गांव में रहते हैं और तकरीबन 40% लोग आजकल जो हैं वो शहरों में आबाद हैं। पहले ये रेशो 80-20 होती थी, अब गालबन ये 60-40 हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इस सेगमेंट में गांव की बात करेंगे कि वहाँ चूंकि बहुत ज़्यादा लोग गरीब होते हैं और गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो हम किस तरीके से उनकी आ, मदद इस तरीके से कर सकते हैं। अगरचा ये क्लेम बहुत अजीब सा आपको नज़र आएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन मैं आपको दूंगा ये कोई आदमी भी बैठ के इसका हिसाब लगा सकता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। होता यह है कि हुकूमत सोने की भी आ जाए, अवाम को भी कुछ करना होता है, उसको उनको सोचना पड़ता है कि इन गैर मामूली हालात में हम अपने हालात को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। चुनाचे उसी सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये खुशी की बात इस तरह से है, जैसे गुड न्यूज़ के हम आसानी के साथ 1000% यानी 10 गुना कीमतें कम कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, डॉक्टर साहब जरा आप देख लीजिएगा। एक सेकंड, मैं इसमें शेयरिंग में आ जाऊँ। आप इसको अनेबल करेंगे स्क्रीन को डॉक्टर साहब? ये डिसेबल्ड है पार्टिसिपेंट शेयरिंग जो है अभी। डॉक्टर साहब आप जरा इसको स्क्रीन को एनेबल्ड है, शेयरिंग। एनेबल्ड है जी। अनेबल्ड है, ठीक है, अब अनेबल हो गई है। मैं सामने स्क्रीन को ला रहा हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि गांव में तकरीबन हर घर के पास इनका एक लाइफ स्टॉक इनके पास होता है, या गाय या भैंस या कोई बैल या कोई गधा इसको या काइंडली फुल स्क्रीन पर ले आइए जरा। ये फुल स्क्रीन पे आ गया तो आपको डिटेल पता नहीं लगेगा। अच्छा इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं स्क्रॉल करके लेके जाऊंगा जी, ताकि मैं एक एक सेगमेंट आपको दिखा सकूं। ओके। इसमें कैसे इसकी कैलकुलेशन मैंने इस तरह की है
कि 25 अगर घर जो हैं, 25 जो लोग हैं, घराने हैं, उनका हम एक यूनिट बना ले कि वो कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो उनका लाइफ स्टॉक है, यानी उनकी गाय भैंसे हैं, उसके लिए उन्होंने हर घर से एक आदमी जो है, उसने लैंड यूज करनी है, जमीन इस्तेमाल करनी है ग्रोइंग फोल्डर चारे के उगाने के लिए। फिर उसमें टाइम लगाना है कि उसने उसने जो फोल्डर है उसको उसका चारा उनको खिलाना है, जानवरों को खिलाना है, ग्रेजिंग करनी है। उस पे काफी सारा उसने टाइम लगाना है। फिर उसके आवर्स जो हैं वो लगेंगे उसको चॉप करने में, उसको चारे को काटने में। फिर 1 टाइम या 2 टाइम्स जो भी फीडिंग उसकी करनी है, उसकी वाटरिंग करनी है, उसको नहलाना है, फिर उसका दूध वगैरह निकालना है, मिल्किंग करनी है, फिर उसकी जो वेस्ट है, गोबर वगैरह है, उसको साफ करना है, और फिर उस वेस्ट को मैनेज करना है। ये 8 काम जो हैं, ये एक आदमी पूरी फुल जो है उसकी दिहाड़ी या उसकी लेबर जो है इस पे लगती है, एक जानवर को या 2 जानवर जो भी उनके पास हैं, उसको सँभालने के लिए। 25 फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, एक फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ इस वक़्त। अब अगर ये तसव्वुर करें कि लेबर कॉस्ट जो है, एक आदमी की लेबर कॉस्ट बाहर कितनी है, अगर वो बाहर मज़दूरी करे, तो एक आदमी कितने पैसे कमाएगा? मैंने जो पहले हिसाब लगाया था 1 साल पहले, वो था ₹500 पर डे, मज़दूर की दिहाड़ी। वो इस तरीके से मैंने सोचा कि जैसे ड्राइवर जो सिक्योरिटी गार्ड है या जो मुलाज़मीन हैं, उनको आम तौर पर लोग 15,000 से 20,000 रुपया देते हैं। अगर 15,000 उनकी तनख्वाह हो माहाना, तो ये ₹500 बनता है। आजकल रेट ज़्यादा होगा, हम इसको डबल भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए आज के हिसाब से वो 1,000 रुपया एक मज़दूर अगर लेता है 1 दिन का, तो उसका उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 30,000 रुपया माहाना उसका बनता है। तो उसका जो आदमी एक आदमी जो गाय-भैंसों पे लगा हुआ है, उसका जो टाइम खर्च हो रहा है, वो 1,000 रुपया रोज़ाना के हिसाब से वो अपना दिन ज़ाया कर रहा है, और उस टाइम को यूज़ कर रहा है अपने जानवरों को मैनेज करने के लिए। अब हम ये करते हैं कि वो जो 25 फैमिली का हमने ग्रुप बनाया है, हमें ये 25 फैमिली का एक मिसाल है। 25 का जो ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में हम 2 आदमी 2 जॉब्स क्रिएट करते हैं, 2 नई जॉब्स क्रिएट करते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि 2 आदमियों को कहते हैं कि आप ये हमारे जो 25 फैमिली हैं, इसके अगर 25 या 30 जानवर हैं, इसको किसी एक जगह रख के आप इसको मैनेज करो। इसमें चॉपिंग करो, मिल्किंग करो, टाइम उसका जो है फॉडर उनको जो है चारा उनको खिलाओ, चराने के लिए ले जाओ, क्लीनिंग करो गोबर वगैरह की। अगर 2 आदमियों की जॉब हम क्रिएट करते हैं, तो 23 आदमियों को हम फ्री कर देते हैं। 23 आदमी जो हैं, वो 2 आदमी तो जॉब पे पक्की उनके अपने गाँव में उनकी नौकरी लग गई पक्की-पक्की, और उनको हम देते हैं अ, आजकल के हिसाब से मान लीजिए कि हम उनको 30-30 हज़ार की उनकी जॉब दे रहे हैं। तो 30,000 उनको जॉब देते हैं, क्योंकि दिहाड़ी कभी किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती है। लेकिन जहाँ उनको पक्की नौकरी अगर मिलती है, तो 23 आदमी जो हैं, वो जिनकी टाइम की वर्थ जो है, वो 30,000 रुपए पर डे के हिसाब से है, वो फ़ारग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि वो उनको हमने कहाँ खपाना है। अब इस तरीके से जो 2 जॉब्स हमने क्रिएट की थी, पहले हिसाब से उनके 43 रुपीज़ बनते हैं पर डे। अगर उनको 25 खानदानों पे तक़सीम कर दिया जाए, इस अमाउंट को तक़सीम कर दिया जाए, 30,000 2 जॉब्स डिवाइडेड बाय 23, तो ये बनता है 1304 रुपए महीना, या 43 रुपए फ़ी दिन। अब आप ये हिसाब लगाएँ, अगर वो 30,000 रुपया की उसकी जॉब है और वो 86 रुपीज़ कमा रहा है, क्योंकि ये मैंने कैलकुलेशन की थी 500 के हिसाब से। अब हम 30,000 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर उसकी 30,000 की महीने की जॉब है, तो 1 दिन में एक आदमी जो है उसका जो टोटल 2 आदमी जो हैं उनका 86 रुपीज़ जो हैं, 86 रुपए
उसका खर्चा आ जाएगा। अब 86 रुपये खर्चा जो है ये हर फैमिली 23 फैमिलीज जो हैं ये पे कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि लेबर कॉस्ट जो है उसकी अगर 1000 है, आपकी जो कास्ट आपको पड़ी 1000 रुपए की बजाय आपने 86 रुपए में वही काम करवा लिया। तो और उसके साथ 2 नई जॉब्स भी क्रिएट कर ली। आगे इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें नेक्स्ट इसका हम क्या कर रहे हैं। अब इसमें यह है कि फ्री बायोगैस सप्लाई टू द सेक्टर, लेबर कॉस्ट। अब जो गोबर यहाँ से निकला है और उसकी जो वेस्ट निकली है उसको हम जो है वहाँ कुआं खोद के वहाँ हम इसमें गोबर गैस प्लांट लगा लेते हैं या गोबर गैस का सिस्टम बना लेते हैं जहाँ से हम 25 घरों को बिजली ये गैस सप्लाई करते हैं। तो हम इसके लिए एक वहाँ एक जॉब की जरूरत, एक आदमी की जरूरत है। अब एक आदमी को आप और ले आए तो आपके पास बाकी रह गए 22 आदमी रह गए, क्योंकि 23 थे ना, अब 22 आदमी बाकी रह गए हैं। उनको आप जो है वो इनकी दिहाड़ी बनती है, अगर इस तरीके से कैलकुलेट करें 1000 रुपए की बजाय वो 40 रुपए उनके बनते हैं। तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक एक और नई जॉब क्रिएट आप कर ली परमानेंटली, और 22 आदमियों को आपने फारग कर दिया कि आप अगर बाहर जाके 1000 रुपए की वो आपको मजदूरी मिलती है तो आप वो कमा सकते हैं, आज़ाद हैं आप और वो ये काम कर सकते हैं। अब इससे अगली सेगमेंट में आपको बता रहा हूँ, फ्री फिश फॉर 25 फैमिलीज। अब इसमें आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है बायोफ्लॉक की, जिसमें 1 एकड़ की पैदावार आप एक मरले से ले सकते हैं। आप 1 या 2 मरला जो है जमीन पे जगह पे अगर ये फिश टैंक रख लेते हैं और उसमें से एक जॉब क्रिएट कर लेते हैं तो एक गांव के लिए एक आदमी जो है वो इतनी फिश सप्लाई कर सकता है, पैदा कर सकता है कि वो 25 फैमिलियों को ये सप्लाई दे सके। उसमें खर्चा जो है ये डिवाइड हो जाएगा, 25 फैमिलियां हैं, 25 फैमिलियों में डिवाइड होगा, एक नई जॉब हम क्रिएट करेंगे और इस तरीके से हमें ये भी 40 रुपए पर डे के हिसाब से खर्चा पड़ेगा। अगर हम बाजार से जाके, अब ये जो 40 रुपए हैं इसमें 10 रुपए आप किसकी उसकी कास्ट और लगा देते हैं, वो तो तनख्वाह थी, उसकी जो मेंटेनेंस है और उसकी जो खाना वाना जो हमने खुद ही उगाना है वो हम उसको दे देते हैं, तो 10 रुपये उसके भी लगा लें तो आपके तकरीबन ये 50 रुपए में, यानी आपका जो है ये आपको फ्री में इतनी मछली मिल जाएगी कि आप गांव ये 25 जो फैमिलीज हैं उनको हम ये अच्छी सप्लाई मछली की दे सकते हैं और उनको ये फ्री पड़ेगी। फ्री इन द सेंस कि वो इंतहाई सस्ती पड़ेगी, जिसकी पर डे आपकी जो सारी कॉस्ट जो है वही सारी 50 रुपए है। तो आपको जो मछली मिलेगी उसकी आपको उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक और चीज भी आती है, गांव में पहले एक जमीन हुआ करती थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि वो जिसे शामलात कहते थे, कॉमन लैंड। आजकल मुझे नहीं मालूम कि वो आजकल वो कॉमन लैंड होती है या नहीं होती है, लेकिन चूंकि मुझे मेरा नॉलेज अभी काफी पुराना है तो उस हिसाब से जो मैं इसको फोर्सी करता हूँ कि अगर गांव में हम 2 एकड़ भी जमीन जो है वो स्पेयर कर लेते हैं कॉमन लैंड, और उस कॉमन लैंड के ऊपर हम जो है मुख्तलिफ किस्म की अर्ब्स जो है, जैसे कि आप और आम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर सब्जियां हैं, वेजीज हैं, अर्ब्स है, टमाटर है, उसके बाद मिर्चें हैं, इस किस्म की फार्मिंग हम कर लेते हैं तो 25 फैमिलीज के लिए अगर हम 1 एकड़ भी ज़मीन इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में 1 एकड़ भी ज़मीन बहुत काफ़ी होगी उनको सारे साल की सब्जियां और फ्रूट और चीज़ें देने के लिए। ये हम और उसके लिए हम एक आदमी चूंकि पहले ही वो जिम्मेदार हैं, एक नई जॉब क्रिएट करते हैं और इस तरीके से ये हम जो है ये 40 रुपये पर डे के हिसाब से हम ये हमारा खर्चा आएगा। लेकिन इसके बावजूद हमें ये है कि बाजार से कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी। ये
25 गुना सस्ती पड़ेगी हमें बाजार से खरीदने की बजाय, फ्री वेजीज और हर्ब्स। मैंने जो कैलकुलेशन की थी, जो आपको बताया था, वो था 1000% यानी 10 गुना। यहाँ ये जो कैलकुलेशन है, ये हो सकता है कि 25 फैमिलीज को आपस में मिलना मुश्किल हो, तो कम से कम अगर 10 फैमिलीज आपस में मिल जाती हैं तो 10 गुना उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट जो है शेयर होकर डिवाइड हो जाती है और शेयरिंग उसकी हो जाती है, लेकिन फ्रूट आपको उसका मिल जाता है। इसी तरह फ्री पोल्ट्री, मीट एंड एग्स। अब एक आदमी की एक जॉब और क्रिएट करते हैं, पक्की पक्की जॉब दे देते हैं उसको। उसको भी आप 30,000 की जॉब देते हैं, लेकिन उसका फायदा ये है कि वो वहां से अंडे वगैरह जो जितने हैं, पोल्ट्री है, मीट है, एग्स है, ये 25 फैमिलीज को मिलना शुरू हो जाएगा। अब है फ्री वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक स्प्रे। ये जो है, ये हम टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप जो है ये खाद जो है, ये 1 महीने में आप ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, और उसका जो फर्टिलाइजर है स्प्रे करने वाला, वो आप 48 घंटों में बना सकते हैं, और इसके बैच तैयार कर सकते हैं। और ये बेहतरीन किस्म का आपका ये कंपोस्ट और इसका ऑर्गेनिक स्प्रे बनता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं उनको दो ही चीजों की जरूरत होती है। एक, उनको ऑक्सीजन चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, दूसरी उनको फूड चाहिए। ये दोनों चीजें हम उनको एक खास तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से वो बिलियंस एंड बिलियन, 1 इंच में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स बनते हैं। और वो जो माइक्रोब्स हैं वो इतना तेजी से उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं कि जो आपकी जो भी फसल होती है उसमें जा करके उनको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आसानी के साथ उनको मिल जाते हैं, और आपको ऑर्गेनिक खाद मिलती है। आपको अपने खेतों में जहर डालने की बजाय ऑर्गेनिक तरीके से आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें भी उनके जो आपका खर्चा जो है तकरीबन 50 रुपए, 40 रुपए रोजाना के हिसाब से होगा। लेकिन आपकी फसल के लिए जो आप बाजार से जो फर्टिलाइजर लेते हैं वो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। फ्रूट ट्रीज भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसमें से आपको कोई इसमें जॉब क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो जहां आपने सब्जियां लगाई हैं उसके दरमियान में फ्रूट भी लगा सकते हैं। उस तरीके से ये जो भी मौसमी फ्रूट होगा आपको मिल सकता है विद इन 1 एकड़ और 25 फैमिलीज के लिए। यह है फ्री विलेज सोलर बेकरी। ये बहुत ही आसान सी टेक्नोलॉजी है, जो चंद बड़े गत्तों के साथ मिलके और थोड़ी सी माइलर टेप के साथ जो है ये क्रिएट की जा सकती है। एक आप यहाँ जॉब नहीं क्रिएट करते हैं, और सारे गाँव की जो 25 कम से कम फैमिलीज की जो रोटियां हैं वो आराम से उसके भी जो भी रोटी के अलावा जो भी आपके लवाजमात है वो सारा का सारा उसमें तैयार हो सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास मौजूद है। ये भी आपको 40 रुपए पर डे के हिसाब से पर फैमिली इसकी कॉस्ट आएगी। इसके अलावा जो इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं है कि जब फसल आपकी होती है, अगर आपके पास एक्सेस है, जरूरत से ज्यादा है, तो फिर आप क्या करेंगे। फिर आपको हम मशीन दे देंगे ड्राई करने वाली। ये स्पेशली डिजाइंड है, डिहाइड्रेटर है, और ये सोलर डिहाइड्रेटर है। इसके लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये इस तरीके से आपको ड्राई करके चीज दे देगा कि आपके जितने भी फल फ्रूट हैं वो उसकी एडेड वैल्यू बन जाएगी। बेमौसमी चीजें आप जो हैं ये सेल कर सकेंगे, और गलने सड़ने से आपकी फसल जो है, ये क्रॉप जो है, ये बच जाएगी, गलेगी नहीं, बल्कि आप उसको फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। ये सामने एक सोलर की तस्वीर है, जो सोलर बेकरी की, कि यहाँ बेकरी जो है आपकी इसकी तस्वीर देख सकते हैं कि ये बड़ा इजी सा काम है। इसमें कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। इसमें सिर्फ रिफ्लेक्टर लगा है, और जो राइट साइड पे जो देख रहे हैं यहाँ बेकरी है वो लगी हुई है। वहाँ वो ब्रेड वगैरह जो ये लोग बना रहे हैं। ये एक इमेज मैंने आपको अभी दिखाया। अब जो ये सारी कैलकुलेशन करने से पहले एक एक्सपेरिमेंट मैंने खुद भी किया था।
ये था कि हमारे घर के पास पहले, आज से कुछ साल पहले, मैं आयोवा स्टेट में था। तो मेरे पास सिर्फ ज़मीन का एक पीछे मैंने सिलेक्ट किया 10 बाई 10, 10 फुट ज़रबे 10 फुट का टुकड़ा लिया और उसको मैंने, उस पर मैंने चंद चीज़ें लगा दी। मैं ज़रा आपको ये शो कर देता हूँ कि आपको गैस हो जाएगा ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने टमाटर लगाए थे। ये टमाटर जो हैं ये इतने ज़्यादा हुए कि हमारे पास चूँकि ख़त्म नहीं हो रहे थे, हमने बाँटने शुरू किए, हमसायों में बाँटने शुरू किए। मैंने बाद में ये किया कि उसको प्लास्टिक के डब्बे में डाल के थैले में डाल के फ्रीज़र में रख दिए। तो 1 साल ये हमारा फ्रीज़र भर गया इससे टमाटरों के साथ। इसमें सिर्फ़ 4 पौधे थे। कोई एक चेरी टोमेटो था, एक बीफ वाला बड़ा था और 2 आम थे। तो 4 पौधों से हमारा फ्रीज़र भर गया और 1 साल तक हमें बाहर से ये चीज़ टमाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हालाँकि सारा एरिया 10 बाई 10 का था। इसके बाद वहाँ मैंने भिंडी भी लगाई थी। ये मैं तस्वीर आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि इसका साइज़ ज़रा देखें, कद देखें इसका, जो भिंडी जो ग्रो की है। ये मैं साथ में खड़ा हूँ और अगर आप तस्वीर को गौर से देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये पौधा जो है ये कितना बड़ा इसमें इसने ग्रो किया है। और सिर्फ़ इसकी वजह ये है कि ऑर्गेनिकली ये सारा इसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। तो ये अगर यहाँ ऊपर से इसको देखें, किनारा देखें, तो ये कम से कम 9 फुट की बुलंदी तक ये गई हुई है, ये भिंडी का पौधा गया हुआ है। इतना ये इसकी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ये हम रोज़ बास्केट जो है भर के लाया करते थे इसकी, सब्जियाँ जो भी हमारे घर में होती थी। अ, ये मेरे एक्सपेरिमेंट का एक छोटा-सा हिस्सा था, मैं देखना चाह रहा था कि हम कितनी प्रोडक्शन घर में ले सकते हैं। तो यहाँ मिर्चें हैं और टमाटर हैं और उसके साथ खीरे वगैरह भी थे नीचे इसके। तो कहने का मकसद ये है कि जिन चीज़ों के लिए हमें बार-बार बाज़ार में जाना पड़ता है और वो जो महँगी मिलती हैं, ये चेरी टोमेटोज़ हैं। एंड में मैंने तो उतारने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझसे उतारे ही नहीं जा रहे थे क्योंकि दे वर सो मच, और ये इट वाज़ टू मच वर्क फॉर मी। चलिए शुक्रिया। मेरे ख़्याल में ये एक छोटी-सी वीडियो है, इसमें आपको हमने थोड़ा-सा आइडिया दिया है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। इसमें जो ज़्यादा तफ़सील है, ये इसके लिए अगर जो भी पार्टी सीरियसनेस शो करेगी, हम उनकी डेफ़िनेटली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये तो इंडिविजुअल के लेवल पे हो गया। अब अगर हुकूमत हेल्प करना चाहे मिडिल क्लास की, स्पेशली जैसे महंगे शहर है बड़े, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, इसमें जो मिडिल क्लास है ये बहुत पिस रही है। इसकी अगर हेल्प करना चाहे तो हुकूमत को फौरी तौर पे क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, दुनिया में 2 तरह के काम चलते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज़्ड तरीका और एक होता है डेमोक्रेटाइज़्ड तरीका। सेंट्रलाइज़्ड तरीके में गवर्नमेंट जो है एक प्लान बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, लेकिन उसमें बहुत डिले होती है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्टें बनेगी, आप सारे प्रोसीजर से पीपीसी 1 बनेगा। ये सारी चीज़ें जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, इसमें लोगों के पास इतना टाइम नहीं नहीं होता। नहीं नहीं, मैं मेरे ख्याल है अपनी बात क्लियर नहीं कर सका। पीसी 1 की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, फौरी तौर पे एक ऐलान के जरिए हुकूमत किस तरीके से रिलीफ दे सकती है। जिस तरीके से कल इन्होंने 10% टैक्स लगा दिया, एक ऐलान किया। अब इनके पास 10% जो है ऑफ द इनकम ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, इनके पास पैसा आ गया। अब ये इस तरह के, ये एसआरओ कहलाता है, ये इसमें कोई साल नहीं लगते, ये 1 घंटे का काम होता है। ऐसे केस जो है हुक्म के जरिए ये मिडिल क्लास की जो है हालत बेहतर कर सकते हैं शहरों में रहने वालों की। ये आपने बड़ा मैं एक अच्छा मिसाल सवाल आपको किया है। देता हूँ, जैसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं। हुँ, हुँ। यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये बनाए गए थे मुशर्रफ साहब के जमाने में। शौकत अजीज साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने बनाए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैंने हुक्म दिया है कि जो इसेंशियल खाने पीने की चीजें हैं जैसे घी है, उन्होंने हुक्म दिया था कि 60 रुपए किलो से ऊपर इसकी कीमत नहीं जानी चाहिए। कुकिंग ऑयल 60 रुपए लीटर से ऊपर इसकी कीमत नहीं जानी चाहिए। वो जितने अरसा रहे, 9-10 साल रहे,
कुकिंग ऑयल 60 रुपए का रहा, आज ये 650 रुपए का लीटर है। इसी तरीके से हुकूमत अगर ऐलान करे कुछ कि ये जो चीजें हैं जैसे कि कुकिंग ऑयल है, जैसे आटा है, जैसे चीनी है, जो इसेंशियल चीजें हैं हर एक को चाहिए, वो थ्रू एक तो यूटिलिटी, जैसे ही ये पिछली हुकूमत आई इसने बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर बहुत सारे बंद कर दिए। एक तो ना सिर्फ ये कि जो बंद किए गए वो सारे खोले जाएं, बल्कि हर सेक्टर और सब सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद में जहां भी मार्केट है, हर मार्केट में एक यूटिलिटी स्टोर होना चाहिए। उस यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडाइज जो है खाने पीने की अशिया दी जाए, और ये हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पे ले लेगी। जो 10% उसको एक्स्ट्रा रेवेन्यू कल उसने दिया है, और इसके अलावा 4% जो उसने और टैक्सेस लगाए हैं जो करोड़पति ये लोग हैं उनके ऊपर, ये सारा पैसा जो है इसको इस्तेमाल करे, यूटिलिटी स्टोर्स का जाल बिछाए हर शहर में, उसकी हर मार्केट में, और उन यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ जो सब्सिडी दे वो खाने पीने की अशिया पे, दालें, मसाले, चावल, रोटी का से मुतालिक जो चीजें हैं, घी, चीनी, ये सब चीजें जो है इनको एक सतह पे फिक्स कर देनी कीमत की, इससे ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, और हुकूमत खुद जो है वो प्रोवाइड करे यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए लोगों को। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये जो आपने बात की है ये बड़ी ज़रूरी और एसेंशियल बात है, ऐसा ही होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में। लेकिन होता ये है कि बाज़ दफ़ा जिस तरह का गवर्नमेंट का सेटअप है, ये अभी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल हालात में ना तो कर्ज़े मिलते हैं, ना ही इसका बंदोबस्त हो सकता है। अगर हमने मौजूदा सिचुएशन को देखना नहीं है भाई कि साहब, आपने शायद मेरी बात नहीं मैं सुनी कि मैं और बात कर दस दूं, 10% इन्होंने कल टैक्स लगाया है, ठीक वो है मैं जी, अंडरस्टैंड सीमेंट, कर रहा हूँ आपकी बात। सीमेंट पे, चीनी के कारखानों पे, और बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर पे, ये एक बहुत बड़ी रकम होगी जो इनको मिलेगी। इनको कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की जरूरत नहीं। इसमें अगर ये आए तो इसमें इनको जो है मेरा ख्याल है कि अगर ये पेट्रोलियम पे लेवी लगाए, जिस चीज के ऊपर भी ये टैक्स लगाएं, उसको फूड टू द पुअर एंड मिडिल क्लास में कन्वर्ट कर दे थ्रू यूटिलिटी स्टोर्स। मेरा ये कहने का मतलब है। आपने जिस एंगल से बात की है वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। वो ठीक है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो वो उनका काम ये है कि वो अवाम को सहूलतें मुयस्सर करें, सब्सिडाइज करें, प्राइसेस को कंट्रोल करें। ये सारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जो हमने डिस्कशन की है, मैंने इसको सिर्फ गांव के लेवल की आपने अभी बात की है, जो 60% है। वो जो 40% है, मैंने अभी इसका जिक्र नहीं किया है। ये हमारी दूसरी सेगमेंट है जिसमें वो 40% लोग जो शहरों में रहते हैं या उनके मसाइल क्या हैं और उनका सोल्यूशन हमने क्या देना है। क्योंकि ये तो मैंने शहरों नहीं वाले वाकई लोग ये आपने देखिए जी, गांव के में ये होता है कि उनको, जो गांव वाले हैं, ये जो शहरी महंगाई है ये इतना अफेक्ट नहीं करती। उनके पास खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त हो जाता है। वो हर गांव वाला, पाकिस्तान में ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे एज कम्पेयर टू अमेरिका। यहाँ का गांव वाले को फूड का इस तरह प्रॉब्लम नहीं होता जैसे शहर में होता है। शहर की जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, और जो जो वर्किंग क्लास है, ये इतनी बुरी तरह अफेक्ट होते हैं कि ये खाने पीने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि ये अपनी ग्रो नहीं कर सकते। यहाँ पर अब स्लम्स बने हुए हैं शहरों में, वहां उनके पास जगह ही नहीं होती कि वो किस में लगाएं। गमले में आप इतना लगा नहीं सकते कि आप उससे जो है अपनी सब्जी खुद पैदा करें। उनको जो है सब्सिडाइज, ये मेरे ख्याल एक पूरी वीडियो करेंगे इस पे इंशाल्लाह अगली में। ये इस पे आज हम इसको और यहीं वीडियो पर फिर हम करेंगे। खत्म करते हैं। आज का जो और मेरा कहने का मकसद जो था ना, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था 10x10, वो इसलिए किया था। 10x10 एक कमरे की जगह होती है, और जो आदमी गरीब से गरीब आदमी जिस कमरे में रहता है वो 10x10 से कम बड़ा होता है। तो उसकी छत पर भी वो इतना कुछ लगा सकता है जो उसमें उसका बहुत सारा खर्चा जो जिसको वो बहुत एक्सपेंसिव समझता है, वो वहां से पूरा किया जा सकता है। कॉलोनी में आपकी जो बालकनी है, वहां बहुत कुछ आप लगा सकते हैं। थोड़ी सी भी अगर आपके पास स्पेस है, उसको लॉन की बजाय आप उसका अगर फूड के लिए यूटिलाइज करें, तो आप बहुत सारी फूड शहरों इसमें में ग्रो कर सकते इसमें गाजी साहब हम आपसे डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। मैं समझ गया आपकी बात। हैं। इस पे हम एक डिटेल्ड वीडियो करते हैं, और इसको आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं, जिसमें कि आपने बताया कि रूरल एरिया में
जो है पॉवर्टी एलिवेशन कैसे की जा सकती है, फूड इन्फ्लेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे अपनी जो है सब्जियां और फल वगैरह ग्रो किए जा सकते हैं, किस तरीके से खुशहाली लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, और हम वेट करेंगे कि आप कब हमें, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, स्पेशली मिडिल क्लास के लोग हैं और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनमें जो ये इतनी बड़ी पॉवर्टी आई है और इस तरह के वो अब फूड को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी ये जो है किस तरीके से दुख दर्द दूर किया जा सकता है, किस तरीके से कोऑपरेटिव्स जैसे अमेरिका में काम करते हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट फ्रॉम फार्म टू मार्केट या फार्म टू कंज्यूमर किस तरीके से चीजें दी जा सकती हैं जिसमें मिडिल मैन को कट डाउन किया जा सके। जैसे आप जानते हैं कि अगर प्याज जो है वो मिडिल मैन खरीदता है 2 रुपए किलो खेत वाले से, एक किसान से 2 रुपए किलो पे उसका पूरा वो खेत खरीद लेता है, और वो जब ला के कंज्यूमर को बेचता है तो 80 रुपए किलो बेचता है। ये सारा प्रॉफिट जो है, आप देख लें कितने गुना प्रॉफिट है, कितने हजार गुना प्रॉफिट है। ये सारा प्रॉफिट जो है ये मिडिल मैन जो है मुख्तलिफ इनकी जेबों में जाता है। अगर हम इसको कट डाउन करके कोऑपरेटिव्स के जरिए लोगों को डायरेक्टली प्रोवाइड करें फ्रॉम फार्म्स, तो इस तरीके से ये उनकी जो है कुछ दाद रसी की जा सकती है, और वो कम से कम जो है 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। बहुत शुक्रिया गाजिद खान साहब, इस पर डिटेल आप अगली वीडियो में बताइएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।